डिटेल क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है और आपको एक ट्रांजैक्शन दे दी जाती है और आपको जज करना इस ट्रांजैक्शन के बाद रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब रेशो जैसे अभी जो रेशो है वो 2:1 है, तो या तो ये इंक्रीज हो जाएगी या फिर ये डिक्रीज हो जाएगी या फिर कोई चेंज नहीं है। देखते हैं जी पहले ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड, सैलरी पेड ट्रांजैक्शन दे रखी है। अमाउंट लगाइए, सोचिए कि करंट एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज। बताइए फटाफट से, न्यूमरेटर बताइए, न्यूमरेटर अमाउंट दे देता हूँ 50,000, ये 1 लाख दे देता हूँ। हाँ जी बता रहे नो चेंज। देखिए करंट एसेट को करंट एसेट मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो कि कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बीआर, ऐसे पढ़ो ना इसको। करंट एसेट के अंदर ये सारी आइटम आती हैं। अगर मैं सैलरी पे करूंगा तो कैश कम नहीं हो जाएगा क्या? कैश या बैंक बैलेंस कम होगा तो करंट एसेट भी कम होंगे। करंट लायबिलिटी 2 लाख में प्लस या माइनस है? कुछ नहीं सर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटी आती है जो विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है। सैलरी पेड लिखा है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड नहीं लिखा। सैलरी पे करना ये हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में आता ही नहीं, नो चेंज। एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में आता ही नहीं, सिर्फ लायबिलिटीज आती है लायबिलिटी साइड में, इसलिए नो चेंज। तो अल्टीमेटली सर करंट एसेट कितनी हो गई? 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 2 लाख। आंसर कितना हो गया? 1.5। तो रेशियो डिक्रीज हो गई है। आंसर बोलेंगे डिक्रीज या रिड्यूस, पता ये काम करना। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब सुनिए, अब क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आपके बोर्ड पर है और आपको बताना है करंट एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो। डिक्रीज होगी। ये कैसे बताया आप लोगों ने? क्योंकि सर हम पढ़ के इतना पता लगा सकते हैं कि सैलरी पेड से करंट एसेट कम होगी, करंट लायबिलिटी नहीं। और किसी भी रेशियो के अंदर अगर न्यूमरेटर घटेगा तो आंसर घटेगा। ठीक बात है? यस सर। भाई न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं है, डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है और न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो अगर न्यूमरेटर कम होता है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आंसर पे। डिनोमिनेटर का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है आंसर। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम होता है। ठीक बात है? इस मैथमेटिक्स में सीख लिया। और अगर न्यूमरेटर है डायरेक्ट, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा तो आंसर कम होगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। कैश सेल्स, कैश सेल का मतलब क्या होता है? कैश बेचा है मैंने, नो सर। क्या मतलब होता है? कैश गुड्स बेचे और पैसा हैंड टू हैंड मिल गया, कैश सेल का मतलब ये होता है। तो अगर मैंने गुड्स बेचे और चेक मिला तो कैश सेल्स, तो वो भी कैश सेल्स है। मतलब कैश सेल का मतलब ये होता है, कैश वर्ड जो है ना वो अपोजिट ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है। यस सर। उधार वाले को क्रेडिट सेल और पेमेंट हो गई तो कैश सेल। मोड ऑफ पेमेंट कैश, चेक, पेटीएम, ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा तो कैश सेल का मतलब है कि गुड्स बेचे, पैसे हैंड टू हैंड आ गए। अब आप बताइए कि रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज? करंट एसेट नो चेंज। चलिए पहले नो चेंज डिस्कस करते हैं कैसे। अगेन सर जब मैं करंट एसेट पढ़ूं तो मैं ये ना बोलूं से करंट एसेट मेरे माइंड में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर सब होना चाहिए। तो जब मैं गुड्स बेचूंगा और बदले में पैसा आया तो करंट एसेट के अंदर गुड्स भी आते हैं, करंट एसेट के अंदर कैश भी आता है।
एक करंट एसेट कम हो गई और एक करंट एसेट बढ़ गई, कैश वाली करंट एसेट बढ़ गई और गुड्स वाली करंट एसेट कम हो गई, अल्टीमेटली नो चेंज। सर प्रॉफिट भी तो होगा। सर प्रॉफिट तो क्वेश्चन में अगर हमें एक ही अमाउंट दे रखा है, देन वी हैव टू प्रेज्यूम कि सेम प्राइस पे। अगर हाँ डेफिनेटली आप ये बात कहते हो कि सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 10,000 का सामान हमने 12,000 में बेचा, तो कैश बढ़ेगा 12 से, यस सर स्टॉक कम होगा सिर्फ 10 से, तो अल्टीमेटली करंट एसेट बढ़ेगी, यस तो आंसर में फिर इंक्रीज आएगा। ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिंगल अमाउंट दिया हुआ तो वी हैव टू प्रेज्यूम उतने का ही सामान हमने उतने में बेचा। ठीक बात है। तो इसका आंसर नो चेंज हुआ, ये क्लियर है? यस सर क्योंकि कैश बढ़ा और स्टॉक कम हुआ, अल्टीमेटली करंट एसेट के टोटल में नो चेंज, और लायबिलिटी तो कोई बात ही नहीं है। अब बताइए इंक्रीज के डिक्रीज। क्रेडिट सेल करी 10,000 रुपए की, सर लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज? नो चेंज नो चेंज। नो चेंज। उधार में बेचूंगा तो गुड्स कम हो जाएंगे, एक सीए कम हो जाएगी, करंट एसेट कम हो जाएगी, लेकिन डेटर बढ़ेंगे, वो भी करंट एसेट होता है। ठीक है, एक सीए कम हुआ एक सीए बढ़ा, अल्टीमेटली टोटल करंट एसेट्स नहीं चेंज होंगी, सेम रहेंगे। यहाँ पर लायबिलिटी का कोई लिंक नहीं है, उधार में बेचा खरीदा नहीं है। एक आंसर लायबिलिटी वाला भी आया था, उधार में खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, उधार में बेचने से लायबिलिटी नहीं होती कुछ भी। क्लियर हो गई बात? यस सर इंटरेस्ट रिसीव्ड बताइए फटाफट से। रेशियो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी या कोई चेंज नहीं आएगा? सर इंक्रीज हो जाएगी सर। इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे हो जाएगी सर? न्यूमरेटर में करंट एसेट है, करंट एसेट के अंदर कैश है। अब जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ऐसा तो नहीं पेपर पे इंटरेस्ट लिख के दे दिया होगा, पैसे ही दिए होंगे, तो कैश बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। यस सर। दूसरा इंपैक्ट सर, हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। दूसरा इंपैक्ट क्या है इसका? रिवेन्यू। इंटरेस्ट रिसीव होना हमारे लिए इनकम। इनकम ना सर मेरे न्यूमरेटर में आता और ना डिनोमिनेटर में आता, तो सिर्फ सिंगल इंपैक्ट आ रहा है मेरे क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ कैश बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, इसलिए आंसर बढ़ेगा, रेशियो विल इंक्रीज। क्लियर हो गई बात? यस सर। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं उधार। सर डिक्रीज होगा सर, क्योंकि लायबिलिटी नो चेंज निकालना पड़ेगा। सर लायबिलिटी नहीं कुछ आंसर इंक्रीज आ रहे हैं, कुछ आंसर डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, लायबिलिटी कुछ आंसर बढ़ेगी नो ना। चेंज आ रहा है। मतलब तीनों आंसर सही हैं। तीनों आंसर सही। डिस्कस करते हैं जी कैसे। सर गुड्स खरीदे उधार में, तो हमारे जो न्यूमरेटर है इसके अंदर स्टॉक आता है, यस सर तो मेरा न्यूमरेटर बढ़ेगा। गुड्स उधार में खरीदे हैं तो मेरी क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगा। तो मेरा डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। तो जब सब ऊपर नीचे दोनों जगह सेम चेंज आ रहा है, तो नो चेंज आंसर ही होना चाहिए हमारे हिसाब से, अलग आंसर कैसे हो सकता? सुनिए ध्यान से। करंट रेशियो अगर ऑलरेडी 1:1 है या 2:1 है या 2:3, मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसा है। कोई चौथा केस तो नहीं हो सकता, या तो दोनों बराबर होंगे या न्यूमरेटर वाला बड़ा होगा या डिनोमिनेटर वाला बड़ा होगा, चौथा केस तो नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल लेते हैं, दोनों इक्वल है। सर मान लीजिए ये भी 5 लाख और ये भी 5 लाख, 1:1 रेशियो तभी आएगी। यस सर। अब गुड्स खरीदे मैंने उधार में, सपोज 1 लाख के, तो न्यूमरेटर भी 6 लाख, डिनोमिनेटर भी 6 लाख, 1:1। पहले भी 1:1 था, अब भी 1:1 है। ये नो चेंज वाला आंसर हो गया, यस सर जो बाकी बच्चों ने आंसर दिया। एक बार इधर भी देख लेते हैं। तो ऑलरेडी जो रेशियो थी वो 2:1 थी। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इधर 2 लाख और इधर 1 लाख,
2:1 तभी रेशियो बनेगी। Yes, sir. 1 लाख के गुड्स खरीदे मैंने उधार में, प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, न्यूमरेटर कितना हो गया 3 लाख, डिनोमिनेटर कितना हो गया 2 लाख, ये 1.5 increase. तो रेशियो डिक्रीज हो गई। पहले 2:1 थी, मतलब 2 से 1.5 हो गई, डिक्रीज हो गई। Yes, sir. तो ये जादू कैसे हो गया? जब रेशियो में बराबर चेंज आ रहा है, ऊपर भी बराबर ऐड, नीचे भी बराबर ऐड, तो सर हमारे हिसाब से आपने भले ही मैथमेटिकली दिखा दिया हो कि रेशियो घट गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि घट कैसे गई जब इम्पैक्ट बराबर पड़ रहा। तो सुनिए, अगर ऑलरेडी कोई किसी का डबल है और वो डबल ही रहना चाहता, तो चेंज भी डबल आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए मेरी सैलरी जो है 1 लाख है और इनकी सैलरी 2 लाख है, तो ये डबल अर्न करते हैं मेरे से। अब दोनों की सैलरी, इनकी 2 की 4 हो जाए डबल, मेरी 1 की 2 हो जाए डबल, तो भी रेशियो 2:1 ही रहेगी। Yes, sir. Yes, sir. 2:1 कब रही? इनकी 2 लाख बढ़ी तो मेरी सिर्फ 1 लाख बढ़ी। समझ आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. मतलब अगर हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 है और हम चाहते हैं न्यू रेशियो भी 2:1 ही रहे, तो चेंज भी 2:1 वाला होना चाहिए। Yes, sir. जो करंट असेट है ये डबल है करंट लायबिलिटी के, तो इसमें भी अगर डबल ऐड करता मैं, 1 की जगह डबल ऐड करता, 2 लाख ऐड करता, तो रेशियो मेंटेन रहती। इसमें कम ऐड करा, अब न्यूमरेटर डबल नहीं रहा। सिंपल सी बात सर, इनकी सैलरी 2 लाख, मेरी सैलरी 1 लाख, ये डबल कमा रहे हैं, हम दोनों की सैलरी 1-1 लाख बढ़ गई। मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, इनकी सैलरी 3 लाख हो गई, तो डबल नहीं रही, अब 1.5 गुना सैलरी रह गई। मतलब ग्रोथ मैंने करी एक तरह से, है ना? Yes, sir. अब डिफरेंस कम हो गया है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये डिफरेंस को भी इक्वल थोड़ी ना होगा। करेक्ट, बिल्कुल डिफरेंस इक्वल हो गया नहीं, डिफरेंस कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक बात है? Yes, sir. तो सर ऐसे में आंसर आएगा डिक्रीज। तो एग्जाम में सर हम ऐसे आंसर कैसे देंगे, फिर हमें क्या पता कौन सा केस है? तो एग्जाम में हमेशा आपको ओल्ड रेशियो की वन, ऐसे में आपको हमेशा ओल्ड रेशियो की वन। तो आपको अब ये घर से याद करके जाना है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और दोनों जगह प्लस हो रही है, ऐसी ट्रांजैक्शन है, तो आंसर में डिक्रीज बोलना। तो नोट्स में लिखा हुआ है, ये नीचे पढ़वाऊंगा, दोबारा पढ़ते हैं। सर अगर दोनों जगह प्लस हो रहा है और ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो आंसर में नो चेंज लिख के आना। Yes, sir. अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और दोनों जगह प्लस हो रहा है, तो आंसर में डिक्रीज लिख करके आना। ये वाला भी केस देख लेते हैं। सर करंट असेट मान लेते हैं 2 लाख है और करंट लायबिलिटी मान लेते हैं 3 लाख। 1 लाख के हमने गुड्स खरीदे उधार में, तो ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 4 लाख। आंसर आ गया 0.75:1 और ये 0.66:1 इंक्रीज हुई है। देखो Yes, sir. Yes, sir. अब सर इंक्रीज कैसे होगी? जब बराबर ऊपर भी प्लस है उतना ही, नीचे भी प्लस है उतना ही, फिर ये बढ़ कैसे गई रेशियो? क्योंकि देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा। अगेन इसी रेशियो में अगर मैं ऐड करता तो रेशियो सेम रहता। ठीक है? Yes, तो सर हमें तीसरी आइटम याद करनी है कि अगर ओल्ड रेशियो में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां दोनों जगह प्लस होगा, तो मैं आंसर इंक्रीज लिख करके आना। एग्जाम में ये अमाउंट्स वगैरह देने रखे होंगे, लेकिन आप रफ वर्क में अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल के रूप में अमाउंट लिख सकते हो, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। आपको मान लीजिए ध्यान नहीं आ रहा, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:1 और ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, अब आपको ध्यान नहीं है मैंने क्या रटा था, तो एग्जाम में एग्जांपल बना करके आ जाना। 2:1 रेशियो है, मान लेता हूँ 2 लाख की और 1 लाख की गुड्स खरीदे, कुछ भी अमाउंट मान लिया, 50,000 या 1 लाख कुछ भी अमाउंट मान लिया, वो ऐड कर दिया, तो चेक कर लिया कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एग्जाम में खुद एग्जांपल मान करके सॉल्व करना, घर से याद करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जहां दोनों जगह प्लस हो रहा है, तो उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इंक्रीज भी, डिक्रीज भी, नो चेंज भी, ये डिपेंड करता है कि ओल्ड रेशियो क्या है। ध्यान रहेगा? Yes, sir. एक बार देखते हैं जी क्वेश्चंस।
तो पेज नंबर क्या है? 198 पेज नंबर है जी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 2:1। क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी करंट रेशियो 2:1 है। Which of the following suggestions would improve का मतलब इंक्रीज से है। यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाती है कैसे कि सर मान लीजिए हमारी करंट रेशियो 2:1 है, तो आपने सिखाया था कि आइडियल रेशियो होती है, ये बेस्ट रेशियो होती है, इसमें तो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं बचा। यहाँ पे इंप्रूव से मतलब इंक्रीज से। इंप्रूव का मतलब इंक्रीज है, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज है, और लीव अनचेंज्ड मतलब कि नो चेंज। तो तीन ही आंसर हो सकते हैं बस। अब देखो आपको हिंट दे रखी है कि अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल देता मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसमें कैश बढ़ेगा और कोई चेंज नहीं है, तो आंसर में बढ़ेगा तो रेशियो प्लस हो जाएगी। तो कोई लिखा हुआ है मैंने, अगर न्यूमरेटर में प्लस हो रहा है तो रेशियो भी प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है, जैसे एग्जांपल देता मैंने रेंट पेड, उसमें कैश कम हो गया तो रेशियो भी कम हो जाएगी, रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। उसके बाद लिखा हुआ है डिनोमिनेटर अपोजिट रिलेशन होता है। यस सर। अपोजिट रिलेशन होता है डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा तो आंसर घट जाएगा। Yes, sir. क्लियर हो गई जी बात? ऐसे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आंसर बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। नो चेंज किस किस केस में होता है लिखा हुआ? सर न्यूमरेटर में ही प्लस, न्यूमरेटर में ही माइनस। एग्जांपल देता मैंने आपको, यस गुड्स बेचे हमने कैश में, Yes, sir. तो न्यूमरेटर में ही प्लस हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। न्यूमरेटर में ही माइनस हो रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं, तो नो चेंज आंसर था। डिनोमिनेटर में ही प्लस, डिनोमिनेटर में ही माइनस। एग्जांपल दें इसका। सर वहाँ जो लायबिलिटी थी उसे हमने चुका दिया, तो कैश कम हो जाएगा। कैश चेंज डिनोमिनेटर में चाहिए बस। एग्जांपल है डिनोमिनेटर में ही प्लस, डिनोमिनेटर में ही माइनस, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जांपल दो। हाँ जी, ट्रांजैक्शन बोले तो अकाउंट का नाम है ना, विजिबल व्हाट ट्रांजैक्शन बोलिए। बीपी इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, तो एक करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। Yes, sir. एग्जांपल 2 पेड टू क्रेडिटर बाय टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन, लोन लेकर के हमने क्रेडिटर को पे करा है, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, लोन बढ़ जाएगा, दोनों ही सीएल है। एक सीएल। हाँ जी, हमने किसी के पैसे पे नहीं किए तब भी तो यही होगा, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी कैसे? क्यों उसके पैसे के लिए हमने मतलब एक तरीके से पैसे मार लिए अपने। इनकम हुई आपकी, पीएनएल में लिखो, है ना। एक लायबिलिटी घटाने की, लायबिलिटी बढ़ाने की, लायबिलिटी तो बढ़ी नहीं रही ना इस केस में। यस सर। बढ़े जी आगे, आगे बढ़ते हैं जी। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एग्जांपल ये वाला 2:1 वाला, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्लस हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, माइनस लिखा होगा आगे। यस सर। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है तो रेशियो प्लस होती है। एग्जांपल दीजिए। क्रेडिटर को पे कर दिया सर हमने, यस सर। क्रेडिटर को पे कर दिया। क्रेडिटर को पे कर देंगे तो मेरे पास कैश भी कम और लायबिलिटी भी कम। लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। 2:1 की रेशियो है, ये 4 लाख और ये 2 लाख। Yes, sir. 1 लाख रुपए क्रेडिटर को पे करे हैं मैंने, -1 लाख, -1 लाख, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 1, आंसर आ गया 3:2 बढ़ गई। यस सर। रेशियो 2 से 3 हो गई, Yes, sir. बढ़ गई। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर माइनस हो रहा है तो रेशियो प्लस हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उल्टा आंसर है, देख लो, चेक कर लो, बिल्कुल उल्टा आंसर। Yes, sir. और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं तो नो चेंज रहेगा, चाहे प्लस प्लस करते रहो चाहे माइनस माइनस करते रहो, ध्यान रहेगा कि Yes, ये sir. आपको लर्न करने के लिए जगह दे रखी है, यहाँ से लर्न हो जाए बहुत अच्छी बात है, टाइम सेव होगा। लर्न ना भी हो पाए तो एग्जाम में आप एग्जांपल बना करके आप सॉल्व करके चेक करेंगे कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। 2:1 की रेशियो दे रखी, कुछ भी अमाउंट मान सकते हो, 50,000, 25,000, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, एग्जांपल कुछ भी मान सकते हो। ट्रांजैक्शन जो दे रखी हो उसका भी अमाउंट कुछ भी मान लो, 50,000, 5,000, ऐसा अमाउंट मान लो, कैलकुलेशन में आसानी रहे आपको, अमाउंट बस ऐसा मानना।
पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि टू पे ऑफ अ करंट लायबिलिटी, मुझे बताइए करंट एसेट प्लस होंगी कि माइनस? माइनस होंगी, Minus कैश होंगी। जाएगा। Yes, sir. करंट लायबिलिटी प्लस होंगी कि माइनस? Minus। माइनस लायबिलिटी चुकाते हैं तो कम होता है, तो सर ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, दोनों जगह माइनस हो रहा है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, तीनों केस हैं। लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिख दिया था कि करंट रेशियो हमारी 2:1 है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ये वाला केस है, दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस, यानी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आंसर सारे दे रखे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले मैं तो हिंट दे रखी है कि इससे सीए कम होगा और सीएल माइनस होगा, तो ये हिंट दे रखी है मैंने आपको, ठीक है। सबसे एंड में आंसर दे रखा है पेज के, ये फर्स्ट केस में इंप्रूव है आंसर, ध्यान रहेगा जी। यस Yes, सर। sir. एग्जाम में तो सिर्फ इंप्रूव या रिड्यूस ही करके आना है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना, ये तो आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता रहा है कि इसका इम्पैक्ट कहां-कहां पड़ रहा है, कि इंप्रूव आंसर कैसे आया। सेकंड केस, मोटर कार बेच दी लॉस में, बताइए जी कहां-कहां क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर करंट एसेट से कम हो जाएगी। करंट एसेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या दोनों? बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। तो बढ़ भी जाएगी। कैश सब loss में भी बैलेंस शीट में देखिए जी, एसेट साइड में दो एसेट एनसीए और सी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। लायबिलिटी साइड में शेयरहोल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। चेक करते हैं इम्पैक्ट कहां-कहां पड़ेगा। मोटर कार बेची है हमने, तो हमारी एक फिक्स्ड एसेट कम हो रही है, Yes, sir. और हमने पैसों में बेची है तो कैश बढ़ रहा है। Yes, sir. लॉस में बेची तो हमें लॉस हो गया। शेयरहोल्डर फंड के अंदर जो सेकंड हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां से माइनस होगा Yes, लॉस yes, वाला sir. पोर्शन। मतलब मान लीजिए मैंने 10 लाख की मशीन और कार 8 लाख में बेची, इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। अब मेरी रेशियो के अंदर तो सर सिर्फ दो ही आइटम है, एक सीए और एक सीएल, बाकी मुझे चेक ही नहीं करनी इस टॉपिक के अंदर। Yes, sir. मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है, तो रेशियो इंक्रीज ही तो होगी। यस सर। समझ पा रहे हो आप? Yes, यस sir. सर। तुम्हें ध्यान इस चीज का रखना था, गलती क्या होती है, हमें लगता है कि सर एक एसेट बेची, एक एसेट मतलब पैसा आ रहा है, एसेट मोटर कार कम हो रही है, कैश बढ़ रहा है, तो नो चेंज आंसर होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में करंट एसेट है, मोटर कार नहीं, तो करंट एसेट कम कोई भी नहीं हो रही, सिर्फ प्लस हो रही है, इंक्रीज हो रही है कैश की वजह से। ध्यान रहेगा इस बात का। Yes, तो मैंने sir. आंसर में ये भी चीज लिखी हुई है कि किसका इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए। एसएफ कम हो जाएगा, एनसीए कम हो जाएगा और सीए बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहता है कि हमने पैसा बोरो करा है प्रोमिसरी नोट से, इंटरेस्ट पे। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? बिल ऑफ एक्सचेंज को ही प्रोमिसरी नोट कहते हैं। Yes, sir. थ्योरेटिकल डिफरेंस है इसमें, अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो या प्रोमिसरी नोट लिखा हो, जर्नल एंट्री सेम रहती है, डिफरेंस सिर्फ थ्योरेटिकल है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मुझे किसी से पैसे चाहिए तो मैंने बीपी इशू कर दिया उसको कि आप मुझसे साइन करवा लो कि मैं आपको पैसे दे दूंगा 3 महीने बाद, और आप मुझे पैसे अभी दे दो, ठीक। और इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट है, इसका मतलब कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए 1 लाख रुपए का बनाया है, तो मैंने उससे कैश 90,000 लिए, कम लिए पैसे, Yes, sir. 2,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो कहां-कहां क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर बीपी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और Asset बढ़ जाएगी। कैश आ जाएगा। बताइए अगर asset बढ़ जाएगी। सर करंट एसेट बढ़ जाएगी सर करंट एसेट, और इंटरेस्ट जो पे करना एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, Yes, sir. एक्सपेंस एसएफ कम हो जाएगा। तीन जगह इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो तीनों लिखे हुए मैंने इसमें। सीए प्लस हो जाएगा, सीएल प्लस हो जाएगा और एसएफ माइनस हो जाएगा। तो रेशियो बढ़ेगी कि कम होगी? न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो याद कर लीजिए, अगर प्लस होता है तो आंसर माइनस, माइनस होता है तो आंसर प्लस, उल्टा आंसर होता है। याद करने का तरीका छोटा सा बस, कि अगर दोनों जगह प्लस हो रहा है तो आंसर माइनस, दोनों जगह माइनस हो रहा है तो आंसर प्लस। सीएसीएल दोनों प्लस हो रहे हैं ना, Yes, ऊपर से sir. दोनों प्लस हो रहा है तो आंसर माइनस आएगा, ओके ठीक है जी?
Yes, तो sir. माइनस भी तो हो रहा है, हाँ जी, तो माइनस भी तो हो रहा है। इसको हम क्यों देखेंगे अपनी रेशो? एसएफ चाहे बढ़े एसएफ चाहे घटे में मतलब ही नहीं किस रेशो, हमें सिर्फ सी और सीएल से मतलब है। ठीक है। डिस्कस करो मैं पूरी चीज नॉलेज के लिए कि एसएफ भी माइनस होगा, नॉलेज से डिस्कस हो रही है बात बस, हम तो सिर्फ सी और सीएल से मतलब है। बढ़ते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 4, टू परचेज स्टॉक फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं जी कैश में, स्टॉक बढ़ेगा कैश कम होगा, एक सीए प्लस एक सीए माइनस, अल्टीमेटली नो चेंज इन न्यूमरेटर, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, नो चेंज इन रेशियो। Fifth point, to give an interest bearing promissory note to a creditor to whom money was owed on current account। बीपी इशू करा क्रेडिटर को, तो नीचे प्लस नीचे माइनस, नो चेंज, समझ पा रहे हो? यस सर। बीपी इशू करेंगे हम क्रेडिटर को, प्रॉमिस नोट इस बार हमने क्रेडिटर को इशू करा, मतलब हमने उसके पैसे देने थे Yes, sir. तो हमने उसको बीपी इशू कर दिया, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम, बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। नो चेंज इन सीएल, नो चेंज इन रेशियो। पॉइंट नंबर 6, टू डिस्काउंट बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा रहे हैं सर, मुझे बताइए कहां प्लस करूं इसमें, कहां माइनस करूं, बताइए। करंट एसेट इंक्रीज होगी, और बताइए सर डिक्रीज भी हो जाएगी करंट एसेट। डिक्रीज भी हो जाएगा करंट एसेट, और बताइए। एसएफ लेस हो जाएगा। एसएफ कम हो जाएगा सर, डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे हमारे, तो एसएफ कम हो जाएगा। एक बार सुनिए सर, हमें क्या लग रहा है कि आंसर में नो चेंज आना चाहिए, क्योंकि सीए प्लस हो रहा है सीए माइनस हो रहा है, लेकिन क्या अमाउंट सेम है दोनों का? नो सर। हाँ सर। 10,000 का बीआर डिस्काउंट कराऊंगा तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे? नो सर। नहीं, कम पैसे मिलेंगे। तो प्लस जो हो रहा है कम अमाउंट से हो रहा है, और माइनस हो रहा है ज्यादा अमाउंट से। दोबारा ट्राई करते हैं कि सर मैंने 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया, तो मेरा बीआर 10,000 से कम हो गया, और कैश 9,500 से बढ़ गया। अल्टीमेटली मेरी करंट एसेट डिक्रीज हुई, ये चीज समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. माइनस वाला फिगर बड़ा है, प्लस वाला फिगर छोटा है, तो अल्टीमेटली टोटल करंट एसेट डिक्रीज हुई, इसलिए रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इंपैक्ट सिर्फ एक ही जगह पड़ता है, या तो न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनली रेशियो क्या थी, न्यूमरेटर बढ़ा गया डिनोमिनेटर बढ़ा गया। एक बार अगर न्यूमरेटर घट रहा है तो पक्की बात है रेशियो घटेगी, चाहे ओरिजिनल रेशियो कुछ भी हो। दोनों जगह इंपैक्ट पड़ रहा है प्लस, दोनों जगह माइनस इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि स्टार्टिंग वाली रेशियो क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन सिर्फ करंट रेशियो में नहीं, आने वाले काफी क्वेश्चंस में, काफी रेशियोज में इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। 7th पॉइंट, डिबेंचर रिडीम कर दिए सर हमने 1 लाख रुपए वाले 10% के प्रीमियम पे। एक बार छूट गया ना शायद, नहीं सर पूरा 7 पे है ना। रिडीम करें डिबेंचर 1 लाख रुपए वाले 10% प्रीमियम पे, तो डिबेंचर रिडीम करें हमने, ये तो एनसीएल होता है, यस सर। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, उस सीएल में कहीं नहीं आता सर ये, तो सिर्फ कैश कम हो रहा है इससे, तो रेशियो डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो डिस्कस किया था चैप्टर 1 के अंदर हमने ये बात कि जैसे डिबेंचर रिडीम होने का समय कम रह जाएगा, 12 महीने या उससे कम रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो एनसीएल से सीएल में शिफ्ट हो जाएगा। हमने इस साल अगर डिबेंचर रिडीम करें तो डेफिनेटली वो प्रीवियस बैलेंस शीट में एनसीएल में नहीं सीएल में लिखा गया होगा। अगर हम अब डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, इस साल रिडीम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो प्रीवियस बैलेंस शीट बनी होगी, मान लीजिए जुलाई में रिडीम कर रहे हैं तो मार्च में बैलेंस शीट बनी होगी, उसमें सीएल में दिखाया होगा ना उसको हमने, क्योंकि 3 मंथ रह गए रिडीम होने में। तो हमारी बात Yes, sir. इसलिए इस डिबेंचर को एनसीएल कंसीडर ना करें, सीएल कंसीडर करें। उसमें इसमें थोड़ी लिखा है कि हमने, बताइए, इसमें कुछ लिखा है कि हमने 3 महीने बाद इश्यू करना। कुछ भी अमाउंट ले लो आप, 6 महीने ले लो, 12 महीने ले लो, भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिबेंचर रिडीम करें, तो पक्की बात है इसी साल रिडीम करें तो प्रेजम्पशन मानोगे, ये तो नहीं कि 3 साल पहले रिडीम करे होंगे आज ही एंट्री बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा।
रिडीम 10 साल करें तो जब 31 मान लीजिए कोई भी मंथ मान लो आप, जनवरी मान लो, फरवरी मान लो, मार्च मान लो, जुलाई मान लो, कोई भी मंथ मान लो, अगर मैंने 2021-22 इस अकाउंटिंग ईयर में डिबेंचर रिडीम करें तो जस्ट पहले जो बैलेंस शीट बनाई होगी मुझे उस डेट पे पता होगा कि मैं साल रिडीम करने वाला हूँ, तो इस डेट पर मैंने डिबेंचर को एनसीएल में नहीं सीएल में लिखा होगा। अब मैं डिबेंचर रिडीम कर रहा हूँ तो मेरा सीएल कम हो रहा है, एनसीएल कम नहीं हो रहा। ये चीज समझने वाली है, ठीक है। मंथ कोई सा मान लो, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, मार्च, कोई मान लो। सर फिर एनसीएल में कब लिखेंगे? हाँ जी, एनसीएल में कब लिखेंगे सर? रिडीम नहीं होना चाहिए इस साल। एनसीएल में कब लिखेंगे? जब मतलब क्वेश्चन में रिडीम की बात नहीं है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास लोन इतना है, डिबेंचर इतने हैं, तो हम रिज्यूम करें जब रिडीम नहीं हो रहा, एनसीएल में लिखेंगे। तो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं सर, तो कैश कम हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी डिनोमिनेटर में, दोनों जगह माइनस, तो आंसर प्लस। सर एक बार 6 वाला बता दो। 6th वाले पे आएंगे, सर इसमें चलो 7th वाले क्लियर हो गया सबको। जी सर। डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं तो कैश कम होगा और करंट लायबिलिटी कम होगी, दोनों जगह माइनस, तो आंसर प्लस। 6th वाला पे आते हैं जी। 6th वाले में लिखा हुआ था कि डिस्काउंट कराया जी हमने बीआर 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज हम बैंक के पास लेकर के गए। हमने बैंक से बोला सर मिस्टर राम ने साइन किया हुआ, उन्होंने कहा है कि 3 महीने बाद वो पैसे दे देंगे, लेकिन मुझे पैसों की अभी जरूरत है, आप मुझे 10,000 में से 500 रुपए काट करके मुझे सिर्फ 9,500 रुपए दे, 3 महीने बाद आप आराम से 10,000 रुपए पूरे ले लेंगे। तो अभी मेरे पॉकेट में कैश आ रहा है 9,500, करंट एसेट बढ़ेगी 9,500, बीआर नाम की एसेट खत्म हो जाएगी अभी पूरे 10,000 रुपए, करंट एसेट कम होंगे 10,000 से, तो सी माइनस ज्यादा हो रहा है, प्लस कम हो रहा है, मतलब मेरी टोटल करंट एसेट घट जाएगी 500, न्यूमरेटर कम हो जाता है तो रेशियो भी कम हो जाता है। सर लेकिन इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस, तो नो चेंज होना चाहिए। लेकिन प्लस कम हो रहा है, माइनस ज्यादा हो रहा है, ना डिफरेंस है ना। सही है। पॉइंट नंबर आगे जी हम 8 पर डेटर से पैसा मिला, तो कैश नाम की सीए बढ़ जाएगी, डेटर नाम की सीए कम हो जाएगी, अल्टीमेटली नो चेंज इन सीए, नो चेंज इन सीएल, नो चेंज इन रेशियो। इक्वल होना चाहिए, मतलब ज्यादा खर्चा ज्यादा कम। हाँ, जैसे पॉइंट नंबर 8 है, डेटर से जितने पैसे मिले हैं तो डेटर भी उतने से ही कम होंगे, कैश भी उतने से ही बढ़ेगा, दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए नो चेंज। फिर डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट हो जाता तो चेंज आ जाता फिर, है ना। 9th पॉइंट जी, हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं वेंडर को मशीनरी के बदले, मशीनरी खरीद ली, बदले में शेयर इशू करे। बताइए जी कहाँ कहाँ क्या चेंज आना चाहिए? एनसीए, सीए, एसएफ, एनसीएल, सीएल, बताइए। तो नॉन करंट ऐसे असेट, बढ़ेगा। एसएफ बढ़ेगा सर, शेयर इशू कर रहे हैं एसएफ बढ़ेगा, और तो नॉन करंट असेट भी बढ़ेंगे। मशीनरी खरीदी एनसीए बढ़ेगा, टेंजिबल एसेट्स, कोई चेंज नहीं सीए में, कोई चेंज नहीं सीएल में, कोई चेंज नहीं रेशियो में। नो चेंज। क्लियर हो गया बाजी, बढ़ सकते हैं आगे। बोर्ड पे देखिए, फिर ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो यहाँ से पैसा लाता है, कुछ पैसा खुद का, कुछ लोन का, और पैसा लगा देता है एनसीए में। फॉर एग्जांपल 10 करोड़, 7 करोड़ खुद के, 3 करोड़ का लोन, मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, सेटअप पूरा रेडी कर दिया। लेकिन सिर्फ फिक्स्ड एसेट से बिजनेस नहीं चल सकता, कुछ पैसा करंट एसेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गुड्स रखने पड़ेंगे दुकान में, वो बिक जाएंगे। मतलब देखो कुछ गुड्स तो ऐसे हैं जो परमानेंट रहेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे शॉप में 20 लाख के गुड्स रहते हैं, तो जैसे जैसे मान लो 1 लाख के बिक गए तो 1 लाख के खरीद भी लेंगे तुरंत, जो आइटम बिक गई, तो मतलब इतना स्टॉक रखा ही रहेगा, तो पैसा परमानेंट लगा रहेगा। उसके लिए शॉर्ट टर्म थोड़ी ना पैसा लाएंगे, लॉन्ग टर्म वाला फाइनेंस लेकर के आएंगे उसके लिए। ऐसे कुछ कैश ऑफिस में रखना ही पड़ेगा ट्रांजैक्शंस के लिए। कुछ कस्टमर्स को उधार दे देते हैं, उधार जनरली क्या होता है कस्टमर्स के साथ, मैंने उसको 1 लाख का सामान दिया, अब मैं उसको दोबारा 1 लाख का दूंगा तो पिछले 1 लाख चुकाएगा वो,
फिर 1 लाख दूंगा सामान, फिर 1 लाख का उधार चुकाएगा, मतलब उस पर उधार रखा ही रहता है हमेशा। जीरो बैलेंस कभी नहीं होता डेटर्स पे। डेटर्स पे इन जनरल जीरो बैलेंस कभी होता ही नहीं। अगला सामान बेचते हैं तो पुराना उधार आता है, फिर बेचते हैं फिर उधार आता है, तो 1 लाख रुपए उनका पैसा ब्लॉक रहते ही रहता है हर एक डेटर्स में। तो उनको ब्लॉक करने के लिए भी पैसा होना चाहिए, इतना अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने सब हिसाब किताब लगाया कि भाई करीब करीब 4 करोड़ रुपए हमें करंट एसेट के लिए भी चाहिए, वो कहीं से भी लाएं, खुद का लाएं या लोन लेकर के लाएं। ठीक बात है, वर्किंग करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। लेकिन अगर हम उधार बेच सकते हैं तो उधार खरीद भी सकते हैं। तो मार्केट में सर इतनी रेपुटेशन है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का उधार मिल जाएगा। कुछ पेमेंट पेंडिंग भी कर सकते हैं, सैलरी भी ना देकर अगले महीने दे दी, रेंट भी ना देकर अपने आउटस्टैंडिंग कर दिया, कभी कैश की नीड हुई तो बैंक कोड ही ले लिया, छोटा अरेंजमेंट ये भी कर सकते हैं, मतलब सीएम। ठीक, तो हमें करंट एसेट में खुद का पैसा कितना लगाना है? 3 लाख, 3 करोड़। टोटल चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सीएल से पता है क्या हुआ कि हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो गई। हमें पहले सीए में 4 करोड़ रुपए लगाने पड़ रहे थे, 4 करोड़ रुपए अब भी लगा रहे हैं, लेकिन 1 लाख का उधार 1 करोड़ रुपए उधार लेकर लगा रहे हैं, खुद का 3 करोड़ रुपए लगा। तो हमें वर्किंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? दिस इज वर्किंग कैपिटल, द फॉर्मूला इज सीए माइनस सीएल। हमें वर्किंग करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी है? दिस इज वर्किंग कैपिटल, द फॉर्मूला इज CA माइनस CL। CA माइनस CL इंडिकेट कर रहा है कि CA में हमारा खुद का पैसा कितना लगा। मेरे एग्जांपल में 4 - 1 3। क्लियर हो गई जी बात? क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट क्लास में इसके, आज इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। आगे बेटा हम इस्तेमाल होगी बात बहुत बार। सर पैसा तो दोनों का यूज हो रहा है ना मतलब सर, करंट एसेट का पैसा भी यूज हो रहा है और करंट लायबिलिटी का भी पैसा यूज हो रहा है। देखो जो हमारे इस करंट के अंदर ना हमारा जितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं, उसमें 3 करोड़ रुपए हमारे हैं। हमारा वाला कितना है? कैपिटल वाला। बढ़े जी आगे? यस सर। चलिए यहाँ से देखिए, तो करंट रेशियो हमने सीख ली, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पूरे 12 महीने में कहाँ से पैसा आएगा वो न्यूमरेटर, 12 महीने में कहाँ पैसा जाएगा वो डिनोमिनेटर। आइडियल रेशियो है 2:1, मतलब जितना पैसा जाना है उससे डबल पैसा आना चाहिए, तो हमारी फर्म सही काम कर रही है। इस रेशियो में लेकिन एक कमी है, इस कमी को ठीक करने के लिए इसका एक रिफाइंड रूप आया, दूसरी रेशियो आई। पहले डिस्कस करते हैं कि कमी क्या है। सर करंट एसेट्स के अंदर हमने देखा कि 2 आइटम ऐसी है जिसको कैश में कन्वर्ट करना अपने हाथ में है। वो कौन कौन सी करंट एसेट है? पहली करंट एसेट सर प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस में मैंने रेंट दे दिया तो डेफिनेटली अगर मैंने रेंट देना नहीं है, मुझे पैसा बचेगा, इसलिए उसको सीए बोल रहा हूँ। पैसा ना जाना भी पैसा आना ही है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत अभी पड़ जाए और मैं ऑर्डर से कहूँ एडवांस में रेंट दिया था वापस दे दो, तो नहीं मिलेगा। तो ये इतनी ज्यादा इजी, इतनी ज्यादा लिक्विड मनी नहीं है। दूसरी स्टॉक। स्टॉक सर इतनी लिक्विड मनी नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है तो फटाफट से मैं सारा स्टॉक बेच दूं, अपने हाथ में थोड़ी ना स्टॉक बेच दूं। मान लीजिए मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैं कहता हूँ पैसों की जरूरत है, 10 वाला स्टॉक 10 वाला फर्नीचर 8000 में ले लो, तो थोड़ा इजीली बिक जाएगा। जो नॉर्मल लेवल है हमारी सेल का, जो आइटम 20 दिन में बिकती है, नॉर्मल जो हमारी सेल होती है वो सेल की एवरेज वही रहेगी। मान लीजिए डेली 5 सोफे बिकते हैं तो 5 ही बिकेंगे, सेल लगा दूंगा तो हद से 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, सारे नहीं बिक जाएंगे। ठीक बात है। तो 2 आइटम ऐसी हैं जो इजीली लिक्विडेबल नहीं है, लिक्विड नहीं है, हैंड टू हैंड कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो इस चीज में पता है पंगा क्या है कि मान लो 2:1 आ भी रही है, 2 लाख की मेरी करंट एसेट है और 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, ये मान लेते हैं। तुम सोच रहे हैं कि हम डबल पैसा आना है, हम तो बड़े सेफ चल रहे हैं। मान लीजिए पैसा जाना अप्रैल में और आना जुलाई में, फिर
कोई साल की कैलकुलेशन है तो हम कैश ऊपर जो आइटम है सिर्फ वही आइटम लें जो बिल्कुल कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीएमए से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस इसको माइनस कर देते हैं, बाकी की जितनी एसेट है उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, वही आइटम। अब हमारा डबल होना जरूरी नहीं है, अगर हमारा बराबर भी है तो भी हम सेफ। अगले रेशो पढ़ रहे हैं जी हम, उसका नाम है लिक्विड रेशो, इसका दूसरा नाम है क्विक रेशो, इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। न्यूमरेटर है करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो अब इसको नाम दे रहे हैं हम लिक्विड एसेट, या फिर इसको नाम दे रहे हैं हम क्विक एसेट। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट नाम दे रहे हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। फिर हो गई जी बात। नेक्स्ट पेज पर आ गए जी हम, एसिड टेस्ट रेशियो, आइडियल रेशियो लिखी हुई है 1:1। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विड रेशियो। ब्रैकेट में इसके तीनों नाम दे रखे हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। आंसर लिखा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आइडियल रेशियो 1:1 होती है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालना है ये बता रखा है, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो। तो मान लीजिए आपके पास 8-10 आइटम दे रखी है करंट एसेट वाली, और हमें ये वाली रेशियो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उन 8-10 आइटम में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ करके बाकी सब प्लस कर लेंगे, तो न्यूमरेटर आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन मान लीजिए हमें करंट एसेट्स दे रखी है, तो उसमें से ये दो आइटम माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो आप? मतलब न्यूमरेटर निकालने के दो तरीके हो गए सर। सारी की सारी करंट एसेट दे रखी है हमें, 1 by 1 सारी आइटम दे रखी हैं, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ करके बाकी सब आइटम प्लस कर लेंगे तो भी आ जाएगा न्यूमरेटर। या फिर टोटल करंट एसेट अगर दे रखी हो तो उसमें से ये दो आइटम माइनस कर लेंगे। सर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा तो नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस होते ही कहाँ है, लोग टाइम पर नहीं देते पैसे, एडवांस कहाँ देंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस जनरली होते ही नहीं, तो ना दे रखे हो तो नहीं। सर स्टॉक ना दे रखा हो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंपनी में स्टॉक ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। बना जी। आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर प्रिज्यूम्ड टू बी निल। क्वेश्चन ना दे रखा हो तो निल मान लेंगे और लिखेंगे नहीं उसको, फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंस लिख करके 0 लिखो या लिखो ही मत, ये आपके ऑप्शन। क्वेश्चन 2 पर आते हैं जी। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। आइटम दे रखी है जी, काफी सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, करंट रेशियो भी निकालो, एसिड टेस्ट रेशियो भी निकालो। 2021 हम क्लास वर्क में कर रहे हैं, 2022 होमवर्क में करेंगे, ठीक। करंट रेशियो निकालनी है जी, मुझे फटाफट से न्यूमरेटर बताइए, स्टॉक लिखना है कि नहीं, करंट रेशियो निकाल रहा हूं, दोनों मांगिए ना इसमें। 25,000 डेटर्स लिखने हैं 10,000, बैंक लिखना है 5,000, क्रेडिटर डिनोमिनेटर में आएगा, करंट लायबिलिटी है डिनोमिनेटर में आएगा, बीपी डिनोमिनेटर में आएगा, करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 4 हेडिंग होती है करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। मतलब क्वेश्चन में सारी आइटम दे रखी है, उसमें से मुझे छांटना है कि कौन कौन सी सीए है और कौन कौन सी सीएल है। तो सीए है वो न्यूमरेटर में लिखा, जो सीएल है वो डिनोमिनेटर में लिखा, सॉल्व कर दिया। अब मुझे लिक्विड रेशियो निकालना है जी, फटाफट से मैं क्या काटूं, इसको काट दूं, अगला आंसर आ जाएगा। सिर्फ स्टॉक ही नहीं लेना, क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो स्टॉक को छोड़ करके बाकी सारी करंट एसेट लेनी है मुझे, डेटर भी लेना है, बैंक भी लेना है, और बाकी 4 करंट लायबिलिटी भी लेनी है। बताइए फटाफट कितना आंसर आया, 3:4 यस सर। तो 1:1 आ रहा है।
ये से 15.20 है 15.20 आता है रेशियो 15.20 है रेशियो रेशियो प्लस टू कितना आंसर आ रहा है जी 3:4 यस सर अच्छा तो चेंज कर लीजिए फिर हम नोट्स में यहाँ से मैं लिखा 1:1 वहाँ कट करके 3:4 कर लीजिए लिखना है तो 0.75 दोनों सही हैं 0.75:1 लिखें या 3:4 लिखें दोनों आंसर सही हैं हमें जरूरी नहीं आइडियल हाँ जी रेशियो में ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं मांगा ना आइडियल रेशियो क्या होगी क्वेश्चन में जो रेशियो निकाला रेशियो निकाल दिया हमने क्वेश्चन में पूछा होता इज इट आइडियल रेशियो तो हम कहते हैं नो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम करंट लायबिलिटी दे रखी है करंट रेशियो दे रखी है एसिड टेस्ट रेशियो दे रखी है और आपसे 3 आइटम मांगी गई है अब क्वेश्चन मैथ के स्टार्टिंग अकाउंट्स का कोर्स खत्म हो गया करंट रेशियो का फार्मूला करंट रेशियो फार्मूला बताएं करंट से करंट लायबिलिटी रेशियो में जो पता है 3:1 करंट लायबिलिटी भी पता है तो क्या आप करंट एसेट नहीं निकाल सकते कितनी आ गई 4,50,000 एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला बताएं लिक्विड एसेट या कोई एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रेशियो कितनी है जी 1:1 यस सर लिक्विड एसेट नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी पता है तो क्या लिक्विड एसेट नहीं निकाल सकते निकाल सकते हैं यस 3 क्वेश्चन मांगे थे 2 आंसर आ चुके हैं एक बचा हुआ स्टॉक इन दोनों का डिफरेंस स्टॉक ही तो होता है 3 लाख सीए और एलए करंट एसेट और लिक्विड में डिफरेंस जो होता है वो स्टॉक के तो डिफरेंस होता है सर प्रीपेड भी तो हो सकता है पेपर क्वेश्चन नहीं दे रखा तूने ठीक है जी स्टॉक कितना आ गया 3 लाख रुपए 3 लाख नोट कर लिया आप सबने फटाफट वैसे क्वेश्चन आने जी एमसीक्यू में आपके जो 1 मार्क वाले आने बाकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर में अलग से एक बार फिर से बता रहे स्टॉक वाला लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम करंट एसेट माइनस स्टॉक फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू पुट कर दो स्टॉक आ जाएगा लिक्विड एसेट्स होते हैं जो लिक्विड एसेट्स होते हैं उसमें हम कैश बेसिस पे कर सकते हैं उसमें हम चेक से कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कैश से हम करते हैं चेक से सीधा लिक्विड एसेट में स्टॉक लिक्विड एक्सपेंस के अलावा सब आता है कैश भी आता है बैंक भी आता है डाउट समझ नहीं पा रहा हूं तो दोबारा पूछो एक बार से समझ गया आप हम समझ यूज गए? करते हैं इसकी कैश में और दूसरे मोड से पेमेंट कर सकते हैं आगे जी पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे करंट रेशियो दे रखी है लिक्विड रेशियो दे रखी है इन्वेंटरी दे रखी है और करंट लायबिलिटी मांगी हुई है आप लोगों के हाथ तेज चलने चाहिए मेरे हाथों से करंट रेशियो 3:1 equals to CA upon CL एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1:1 सो यहां से CA की वैल्यू आ गई थ्राइस ऑफ CL यहां से LA की वैल्यू आ गई LA equals to CL तो हमें पता है कि CA LA कैसे निकालते हैं CA में से स्टॉक माइनस करके CA में से स्टॉक माइनस करके LA निकालता है लिक्विड एसेट निकालता है मुझे LA की वैल्यू पता है इन द फॉर्म ऑफ CL मुझे CA की वैल्यू पता है इन द फॉर्म ऑफ CL और मुझे स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू पता है 30,000 30,000 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 3CL में से CL गया तो CL कट गया 3 बचा 2CL बचा है ना ये वेरिएबल टर्म है थ्राइस ऑफ वेरिएबल माइनस सेम वेरिएबल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेरिएबल
2 जाएगा डिनोमिनेटर में। 15,000 अब आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो उसका अकाउंट्स को दोष नहीं देना, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। नोटिंग चालू रखें। आगे क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रेडी बैठे थे।